तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, ओ तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपने लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना, तुम नजरें अपने लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तुम मंजिल, देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। राहों में कांटे हैं तो क्या, राहों में कांटे हैं तो क्या, एक दिन। गाइडेंस की कमी नहीं है, गाइडेंस आपको कहीं भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। आपकी प्रिपरेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और परसिवरेंस मैटर करता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। जिन पेड़ों पर फल लगते हैं, लोग पत्थर भी उन्हीं पर मारते हैं। रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। तो ये जो अभी बच्चे नए आ रहे हैं, ये पत्थर हैं, अभी इन्हें पिसने की ज़रूरत है, इन्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। संघर्ष करने के बाद ही हीरा चमकने लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज मेरे साथ हैं 2020 की नायब तहसीलदार वर्षा पवार जी। सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन तक में स्वागत है। धन्यवाद। तो एक छोटा सा परिचय मैं वर्षा जी का दे देता हूँ कि वर्षा जी के मेंस में नंबर बहुत अच्छे हैं, कहें तो कुछ डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा हैं। इंटरव्यू में नंबर थोड़े कम मिले, तो आज नायब तहसीलदार है, नहीं तो आज डीसी के रूप में मैं परिचय देता आपका। आप अपने एक छोटा सा परिचय आप बता दीजिए, कैसा क्या आपका बैकग्राउंड क्या रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। मेरा नाम वर्षा पवार है। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ उज्जैन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की परीक्षा में मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हूँ। जी, तो सबसे पहले उसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे जिस कारण आपका परिचय मैंने डीसी के जाए एनटी दिया, नायब तहसीलदार। तो ऐसा क्या रहा इंटरव्यू में? इंटरव्यू को लेकर अंदर पहले से कोई डर था? जी, इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू ओवरऑल पर्सनालिटी पर बेस्ड होता है। मुझे इंटरव्यू का डर कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, तो मुझे इंटरव्यू का कभी डर नहीं लगा। जैसे जैसे मैं मॉक देती गई, कुछ कमियां थी, जो कमियां मैंने दूर की थी। मेन इंटरव्यू जब मैं देने गई, जो मैं अपने आप को एनालाइज कर पाई हूँ, उसमें मैं ये देख पाई हूँ कि मेरे व्यक्तित्व में थोड़ी सी गंभीरता की कमी थी शायद, इसीलिए मुझे मार्क्स कम मिले। बाकी आध्यात्म की तरफ मेरा झुकाव उतना नहीं था तब तक, तो उसके बाद मैंने आध्यात्म की तरफ काफ़ी वर्क किया। मुझे जहाँ तक समझ में आ पाया है, मेरे विचारों में गहनता की कमी थी और मेरे व्यक्तित्व में गंभीरता की कमी थी, जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, जिसको मैंने कंप्लीट करने का अभी बहुत प्रयास किया है, मैंने सुधारने का प्रयास किया है। आपने अभी जैसे 2019 का इंटरव्यू दिया है, 2020 का भी, और चयनित भी है 2020 में, 19 का तो अभी रिजल्ट आना है जी, तो उसका तो बता नहीं सकते अभी जी। तो यदि बोला जाए कि इंटरव्यू में एक नॉलेज का और एक लक का कितना योगदान रहता है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का ही योगदान होता है। नॉलेज तो आपकी मेंस में ही ले ली जाती है कि कितनी नॉलेज है आपके अंदर, वो कैलकुलेट आपकी मेंस में ही हो जाती है।
लेकिन लक फैक्टर भी मैटर करता है कि उस दिन आपका लक कैसा है, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस रेंज में जो आपने प्रिपेयर किया था उस रेंज में आए हैं या नहीं आए हैं, आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है, काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं जो कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। वो आप पे कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने पहला अटेम्प्ट 2016 में दिया था, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने 2017 में सीरियसली अटेम्प्ट दिया था। 2017 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर की थी, मैंने मेंस दी थी, बट मेंस जब चल रही थी उस समय मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली से कर रही थी, इसलिए मुझे मेंस के लिए समय नहीं मिल पाया था। तो मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे 15 मार्कर के 3 क्वेश्चंस छूट गए थे, तो मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2018 में मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 2019 में मैंने अभी इंटरव्यू दिया है और 20 में मैं नायब तहसीलदार के पद पर हूँ। जी, जब शुरुआत में कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, जैसे आपने भी तैयारी की होगी, तो आपने कब से प्लानिंग की थी? और जो शुरुआती दौर में जितने प्रश्न रहते हैं स्टूडेंट्स के कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ, कौन सी बुक्स पढूं, कहाँ से सही मार्गदर्शन लूँ, और टेस्ट सीरीज और कोचिंग कितना योगदान रखती है स्टूडेंट्स के लिए? क्या सेल्फ स्टडी भी स्टूडेंट कर सकता है, तो वो किस टाइप से? जब मैंने इस प्रिपरेशन के बारे में सोचा था, मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में सोचा था, कुछ मित्रों ने मेरी सहायता की थी इसमें। तब जब मैंने सोचा था तो मैं सबसे पहले इंदौर शिफ्ट हुई थी। कोचिंग आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकती है यदि आपको करनी है तो, लेकिन अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आपके हाथ में फ़ोन है जो पूरी दुनिया है, आप उस फ़ोन का इस्तेमाल करके एक अच्छा मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस भी ले सकते हैं, और आपको एक अच्छा टीचर भी मिल जाएगा। कई यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। चैट जीपीटी से मैंने पूरा मेंस दिया है। तो गाइडेंस की कमी नहीं है, गाइडेंस आपको कहीं भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। आपकी प्रिपरेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और परसिवरेंस मैटर करता है। फिर बात आती है बुक्स की। तो मैंने जो बुक्स रेफ़र की थी उनके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि ऑथेंटिक बुक थी। जैसे कि मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, मैंने सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी। प्रीलिम्स के लिए जो बाइबल होती है लूसेंट, मैंने वो पढ़ी थी। मध्य प्रदेश के लिए मैंने बर्नवाल पढ़ी थी। इन सारी बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी। तो आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे प्लान किया था और क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। ये कोई 2 महीने की तैयारी नहीं होती है कि आप 2 महीने में तैयार करके निकल लेंगे। आपको पूरे साल भर की मेहनत करनी होती है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में की जाती है। यदि मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो सिलेबस देखना होता है। आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप सिलेबस को चेक कीजिए। चेक करने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आपको ये पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब आप बुक रेफर कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, आप एनसीईआरटीज पढ़िए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तो एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने होते हैं। उन 2 महीनों में आपने जो साल भर मेहनत करके नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आप फॉलो कीजिए। आप लूसेंट का रिवीजन कीजिए। 2 से 3 बार रिवीजन मस्ट होता है प्रीलिम्स देने से पहले। जब आप रिवीजन करेंगे और साथ साथ में आप टेस्ट देते रहेंगे, या तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के टेस्ट दे लो या आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जब आप वो टेस्ट सीरीज देंगे तो आप अपने आप को कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, और खुद से ही कॉम्पिटिशन कीजिए ताकि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ। यदि यहाँ पे एक बात स्पष्ट की जाए कि जैसे आपने शुरुआत में जो ऑथेंटिक बुक पढ़ी थी, उसके बाद जैसे आपका नोटिफिकेशन आया तो उन चीज़ों को आपने साइड में रखते हुए अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे या नोट्स बनाए थे, या फिर जो भी नोट्स थे, मतलब सिलेक्टेड कंटेंट उसी पे फोकस किया था? हाँ। शुरुआती दौर में वह एक बेस के लिए आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ी थी? हाँ, एक बेस के लिए आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी होती है जो कि एनसीईआरटीज होती है, वो आपका फाउंडेशन होती है जो क्लियर आपको करना होता है। उसके बाद फिर आप लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट पढ़ने से आपको कम शब्दों में कई सारा कंटेंट मिल जाता है, और वो कंटेंट आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है। 2 महीने में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कि जो कोई ज़्यादातर पूछते हैं, आप कोई टॉपर बुक्स नहीं बताता और आप पूछते भी नहीं है, तो आपको आज एक वीडियो में स्पष्ट कर दूं, 4 टॉपर हैं तो चारों सिलेक्टेड पर्सन अलग अलग सोर्स से पढ़ा होता है उनने। दूसरी बात, यदि स्टूडेंट 4 वीडियो देखेगा तो वो भ्रमित होगा।
तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट जो सिलेक्टेड हो, जो सबसे बेस्ट हो, तो उस कंटेंट के लिए आप क्या करें कि सबसे अच्छी बात रहती है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखकर जो आपको अच्छा लगे वो वाली बुक खरीद लीजिए। क्योंकि जैसे कि वर्षा जी ने जो बुक पहले पढ़ी होंगी, हो सकता है वर्तमान में उससे बेहतर बुक आ गई। जी बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम के साथ कंटेंट भी एक बेहतर से बेहतर मार्केट में क्वालिटी कंटेंट आता जाता है। बिल्कुल, खुद की स्ट्रैटेजी होती है। टॉपर्स के नोट्स से आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन नोट्स हर किसी के आपको समझ में नहीं आते हैं। जितने अच्छे नोट्स आपको खुद के समझ में आएंगे उतने दूसरों के आप नहीं समझ सकते। तो आपको खुद नोट मेकिंग करनी है, आपको प्रेजेंटेशन ऐसा करना है कि आपको मार्क्स मिल सके। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर इस डीसी के मुझे नोट्स शेयर कर दीजिए, इस डीसी कर दीजिए, उनके कर दीजिए। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे डीसी की उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार नोट्स को तैयार किया था। बिल्कुल। और बाकी का जैसे कि आपकी क्षमता क्या है ये ना तो मेरे को पता ना सामने वाले को पता है। जब वो नोट्स पढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, आप फोटोकॉपी करा के रख लोगे, एक टाइम भी वेस्ट कर दोगे अपना कीमती। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ से आप एक सीख ले सकते हैं किस टाइप से इन्हें नोट्स तैयार किए थे। उसके बाद खुद के नोट्स ऑथेंटिक सोर्स से तैयार करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी। मेंस की तैयारी आपने कैसे की थी और आंसर राइटिंग की कितनी भूमिका रहती है मेंस में? जी, मेंस की तैयारी मैंने खुद ही की थी और आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि आपको लिखना होता है। आप वहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। आपका माइंड आपके हाथ के साथ कनेक्ट होना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर्स लिख पाएँ। 3 मार्कर्स के, 5 मार्कर्स के और 11 मार्कर्स के आंसर्स की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एटलीस्ट 3 फैक्चुअल कंटेंट डालना होता है। यदि आप उससे ज़्यादा भी डालें तो आप डाल सकते हैं। 3 मार्कर में भी आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोटे छोटे मैप बना दीजिए ताकि आपका कंटेंट जो है वो एनरिच हो जाए। ये 3 मार्कर की स्ट्रैटेजी होती है। 5 मार्कर की स्ट्रैटेजी के लिए आपको आजकल बहुत कम जगह मिलती है, स्पेस उतनी मिलती नहीं है, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको स्टार्टिंग की 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरी लाइन में हो सके तो आप एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। उसके बाद जो 5-6 लाइन बचेंगी तो स्टार्टिंग की जो 5 लाइन होती है, 5 लाइन में आप बॉडी बनाइए, बॉडी में आप 5 पॉइंट्स लिख दीजिए और जो लास्ट लाइन होती है उसमें आप कंक्लूड कर दीजिए। इस तरीके से 5 मार्कर्स की स्ट्रैटेजी होती है। प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि आप डेटा डाल सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या करती थी, राइट कॉर्नर में या तो सेंटर राइट कॉर्नर में या टॉप राइट कॉर्नर में मैं छोटा सा मैप बना देती थी या कोई पाई चार्ट बना देती थी। तो वो आपका कंटेंट एनरिच करता है और आपको मार्क्स भी गेन कराता है। जब 11 मार्कर्स की बात की जाती है तो 11 मार्कर्स में इंट्रोडक्शन में 4 से 5 लाइन होती है, एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट होती है और देन कंक्लूजन। जब बॉडी स्टार्ट होती है तो आप किसी भी टॉपिक, कोई भी आप यदि आपको टॉपिक दिया गया है तो उसके इम्पोर्टेंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो सब लिखने के बाद आप उसको कंक्लूड कर दीजिए। किसी भी आंसर में यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है तो आप करंट को उसमें ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे कोई डेटा दे रखा है, या तो सेंसस 2011 का कोई डेटा दे रखा है या फिर बजट या इकोनॉमिक सर्वे का कोई डेटा दे रखा है, आप वो डेटा को उसमें इंक्लूड कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है जी कि मेंस के दौरान, मेंस की तैयारी के दौरान कि आंसर राइटिंग कब शुरू करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए, आपने कब की थी और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा तो ऐसा था कि 2019 में मैंने प्रीलिम्स दी थी जो मैंने क्लियर की थी। तो मैं 2019 से ही टेस्ट सीरीज़ दे रही थी। मैंने बहुत टेस्ट लिखे हैं, आंसर राइटिंग मैंने बहुत की है। यदि पर्सनली मेरी सोच ये है कि आपको आंसर राइटिंग हमेशा जारी रखनी चाहिए। आप 2 या 3 आंसर्स लिखिए, रोज़ लिखिए, उससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी और आपका माइंड का कनेक्शन आपके हाथ के साथ बना रहेगा। वो कहते हैं ना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है एक स्वस्थ शरीर के लिए। इसमें भी यही होता है। यदि आपको एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे गेन करना है तो आप डेली आंसर राइटिंग कीजिए। कितनी तैयारी के बाद हमें शुरुआत कर देना चाहिए या फिर पूरी तैयारी होने के बाद शुरू करें उसे? मेरे अनुसार तो ये है सर कि आप जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप नोट मेकिंग कर लेते हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे स्टार्टिंग में आंसर्स ना बने, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप आंसर कीज देखते जाएंगे तो आपके आंसर्स बनने लगेंगे। आपको क्या लगता है कि नोट्स किस टाइप से तैयार करना चाहिए और कब करना चाहिए? जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं वो आपका फाउंडेशन बनाती है। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं।
फिर जब आप सेकंड रीडिंग करते हैं तो आप नोट्स तैयार कर लीजिए। जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो आप सिनॉप्स तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आपकी मेंस की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस सिविल सर्विस की जर्नी में एक दोस्त का कितना योगदान रहता है, फ्रेंड सर्कल का? इस जर्नी में फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फ्रेंड्स दो तरीके के होते हैं जी। एक जो आपको पॉजिटिव रखते हैं और दूसरा जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं। आपको अपने खुद को एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड करना है कि आपको किसकी संगत में रहना है जी। अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे किसी से कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट थी। एक फ्रेंड से मुझे नोट्स की रिक्वायरमेंट थी और मैंने उन्हें बोला था कि मुझे PDF सेंड कर दीजिए आप। उन्होंने मुझे PDF सेंड किया और चूँकि मैं उस टाइम बिजी थी तो मैं देख नहीं पाई थी, बट मुझे ये पता था कि हाँ PDF मेरे पास आ चुके हैं। शाम को मैं फ्री हुई, मैंने वो PDF खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने चैट खोली वो सारे PDF डिलीटेड थे और उन्होंने ये लिखा था कि मेरे पास किसी भी तरीके का कोई PDF नहीं है। एक दोस्त वो होता है जो आप में कंपटीशन की भावना ना देखते हुए कोऑर्डिनेशन की भावना रखे। यदि आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि दोनों DC और DSP बन जाएं, लेकिन यदि आप कंपटीशन से रहेंगे तो मुझे नहीं लगता एक सिविल सर्वेंट को इस तरीके के कंपटीशन में रहना चाहिए। सिविल सर्वेंट को समाज की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, समाज को साथ में लेकर कैसे चलना है, समाज को उस स्थान पर कैसे पहुंचाना है जहां वो जाना चाहते हैं। वो एक जो फील होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हर सिविल सर्वेंट में रहनी चाहिए। तो आपको दोस्तों का सिलेक्शन भी ऐसा करना चाहिए जो खुद भी पढ़े और आपको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। ऐसे ही मित्र चुनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। मेरे भी मित्र हैं जो ऐसे ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, टेंशन में हूँ, डीमोटिवेटेड हूँ, तो मुझे वो हेल्प करते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 5 वर्षीय योजना हो चुकी है हमारी MPPSC। इन 5 सालों में डिप्रेशन, एंजाइटी मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को हुई होगी। तो उनसे बाहर निकालने के लिए आपके मित्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार का कितना सहयोग रहता है इसमें? परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। यदि परिवार का सपोर्ट ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उसके बाद मुझे UPSC करना था और उससे करने के लिए मुझे दिल्ली शिफ्ट होना था। लेकिन दिल्ली में विमेन सेफ्टी को लेकर बहुत इशू रहते हैं, पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी भी रहती है, दूसरा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि आप वहाँ मत जाइए, आप इंदौर चले जाइए, आप इंदौर से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल्दो फॉर्चुनेटली मेरा लक अच्छा था कि मुझे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में स्कॉलरशिप मिली और फिर मुझे UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजा गया था। तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे मिला। जो सबसे बड़ा सपोर्ट था, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था, वो थे मेरे दादाजी। कहते हैं ना कि यदि कोई किसी भी इंसान के जीवन में 90% लोग में नहीं होते ऐसा जो ये कहते हैं कि तुम चलो मैं हूँ तुम्हारे पीछे। मेरे दादाजी थे वो। कोई एक बंदा भी आपकी लाइफ में अगर ये कह दे कि तुम बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, जो समस्याएं आएंगी मैं सुलझाने को तैयार हूँ, वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने मेरे लिए नोट मेकिंग की थी। वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अभी तो खैर उन्हें दिखाई नहीं देता, वो 85+ हो चुके हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उन्हें दिखाई देता था तब वो मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे और न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग करते थे। दादाजी किसी पोस्ट पर थे? जी, मेरे दादाजी शिक्षक थे। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स मेरे लिए रखते थे और जब भी मैं दिल्ली से वापस आती थी तो वो मुझे उन नोट्स को दिखाते थे। जैसे मैं अभी लाई हूँ आपके पास, ये देखिए, ये 2018 के नोट्स हैं। देख पा रहे होंगे बाकायदा, जैसे कोई करंट की घटना है तो उसको इस टाइप से, जैसे जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र समझाने वालों को नोबेल पुरस्कार, कटिंग बाकायदा चिपका दी है और इस टाइप से, मतलब पूरी चीज़ें हैं विथ कटिंग के साथ तैयार किया था। डेट भी लिखी है उसमें, ये 2018 के नोट्स हैं। आप देख पा रहे होंगे, मतलब अट्रैक्टिव भी लग रहा है। अब कोई आप पे इतना भरोसा करता है तो आपको उसके भरोसे पे खरा तो उतरना होगा जी। तो बस यही थे मेरे गुरु। जब जैसे कि जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तैयारी कर रहे होते, उस वक्त अपने आप को कैसे संभाला जाए? आपने कैसे संभाला था? कभी कभी क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, प्री नहीं हो पाता है जी। एक बार निकल भी गया, फिर दूसरी बार मेंस में नहीं हो पाया, फिर प्री नहीं निकला जी। एक तो ये कि हमारा प्री निकल गया था, मेंस हो गया, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर प्री नहीं निकला। कैसे मोटिवेट किया? और यदि मोटिवेशन की बात की जाए तो 2 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। पहले जब स्टार्टिंग में आप तैयारी करते हैं तो आपके आसपास कई मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके रिश्तेदार भी मोटिवेट करते हैं आपको, आपके फ्रेंड्स मोटिवेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है मोटिवेशनल फैक्टर्स कम होते जाते हैं। ऐसे में आपको खुद मोटिवेट होना है। आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं, वो देख सकते हैं, आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन एक यदि आपने टारगेट सेट कर लिया है तो उस टारगेट तक अपने आप को हमेशा बना के रखना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ। जैसे 5 साल से जब एग्ज़ाम नहीं आई थी तो मैं डिसिप्लिन थी, मैं लाइब्रेरी जाती थी और मैं पढ़ती थी। ये तो पता होता है हमें कि एक ना एक दिन एग्ज़ाम होगी, एक ना एक दिन रिजल्ट भी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, तो निरंतरता ज़रूरी है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछते हैं, मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी कई लोगों ने पूछा होगा, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनसे पूछते हैं आपने कितने घंटे तैयारी की थी जी, कैसे पढ़ा था आपने उसे, कितने लगभग पर डे कितने घंटे पढ़ते थे। तो इस प्रश्न को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहेंगे? मेरा डेली रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह 6 बजे उठती थी, अपना खाना खुद बनाती थी, खाना पैक करके मैं लाइब्रेरी चली जाती थी और सुबह 8 से रात को 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही होती थी। ये आपकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ पाते हैं। कुछ लोग 8 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 घंटे में भी बहुत अच्छी क्वालिटी रीडिंग कर लेते हैं। यदि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। मैं 12 घंटे पढ़ती थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू 12 घंटे पढ़ रही हूँ, बीच में चाय पीने के लिए भी चली जाती थी अगर नींद आती थी तो, या मैं कुछ वीडियोस देख लेती थी, थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर लेती थी और ऐसे करके मेरी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। एक रहता है कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के पास जी, उस टाइम कैसा क्या रहता है टाइमिंग को लेकर? और एग्ज़ाम के पास में मैंने देखा है कि 12 घंटे 13 घंटे लाइब्रेरी में सो रहे हैं, पता चला कि रात में नींद भी नहीं आई, उसी में सो रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन एंजॉयमेंट का भी एक टाइम होता है और पढ़ाई का भी एक टाइम होता है। अब हम ये नहीं कर सकते कि साल भर हमने पढ़ाई नहीं की और 2 महीने पहले हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, आप ये एक जर्नी है जो कि पूरे साल भर आपको मेहनत करनी होती है। हाँ, बीच में अपने एंटरटेनमेंट के लिए समय अवश्य निकालिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरस्वती को भूल जाइए। आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। आप जब एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं तो आप एंटरटेनमेंट में भी अपनी पढ़ाई ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं कहीं ट्रैवल भी अगर कर रही हूँ तो मैं वीडियोस देखती थी, मैं लेक्चर्स देखती थी, या यदि मैं ट्रेन में भी बैठी हूँ तो मैं लेक्चर्स डाउनलोड करके जाती थी कि मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना है। इकोनॉमी के लेक्चर्स मैंने ऐसे ही कंप्लीट किए थे। मैंने सुना है आपको घूमना और खाना पसंद है, क्या खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खाना बनाना भी पसंद है, खाना खाना भी पसंद है, मुझे घूमना भी पसंद है। खाना बनाने में मैं राजमा चावल बनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा घूमना मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं अपने पैशन को भी फॉलो करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपने देखा ही होगा, मैं घूमना भी बहुत पसंद करती हूँ। आपने तो मुझे पास्ता बना के खिलाए थे राजमा तो नहीं बनाया। कैसा लगा था वो आपको? वो बढ़िया था, अच्छा लगा था। बस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें बना लेती हूँ और बाकी खाना भी अपना मैं खुद ही बनाती थी। कभी कभी ऐसा रहता है कि लड़कियों के पास एक लिमिटेड टाइम रहता है कि आपको इतने टाइम में आपको करना है, उसके बाद शादी हो जाएगी जी। तो आपको ऐसा कोई बाउंडिंग थी कि इतने साल में कर लो उसके बाद शादी हो जाएगी? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, स्टार्टिंग में मुझ पर प्रेशर था क्योंकि सामाजिक प्रेशर था। एक सामाजिक प्रेशर आपको झेलना होता है। यदि आपने उसको पार कर लिया तो आप सब कुछ पार कर लोगे। आप सफलता की पहली सीढ़ी यही होती है कि आपको समाज को जवाब देना होता है कि नहीं, मैं कर लूँगी, मैं सक्सेस को एक ना एक दिन हासिल कर लूँगी। आपने वो जवाब दे दिया वहाँ पर तो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी वहीं शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में प्रेशर था, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रेशर कम होता गया। मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। जब उन्होंने सपोर्ट किया तो मेरे तक कोई प्रेशर उन्होंने आने ही नहीं दिया कभी। तो उन्होंने सामाजिक दबाव अपने तक रखा लेकिन मुझ तक कभी नहीं आने दिया। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तैयारी के दौरान कहाँ पर रहे इंदौर में? मैं भोलाराम में रही हूँ। भोलाराम तो काफ़ी चर्चित जगह है जी, स्टूडेंट हब है जी, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट भी रहते हैं जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा भोलाराम को लेकर? भोलाराम थोड़ी क्राउडेड प्लेस तो है, लेकिन एक अच्छा भी लगता है, मेला जैसा लगता है। यहाँ ऐसा लगता है कि हर रोज़ मेला लगता है। उस मेले में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ सिगरेट पीने वाले भी होते हैं तो कुछ दिन भर पढ़ाई में लगने वाले भी होते हैं। ये एक ऐसी जगह है
जहाँ से टॉपर्स भी निकलते हैं और अच्छे व्यक्ति भी निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोलाराम जो है वो MPPSC का गढ़ है, जहाँ से आपको MPPSC एस्पिरेंट्स की एस्पिरेशंस दिखेंगी, उनके सपने दिखेंगे। आप भोलाराम के ऊपर से देखिए, कभी छत से देखिए भोलाराम को, लाखों सपने आपको यहाँ दिखेंगे। तो सिगरेट का पूछा जाता है, आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो बोलते हैं क्या सिगरेट से नींद नहीं आती पढ़ते वक्त नींद नहीं आती, माइंड फ्रेश हो जाता है। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? नींद तो चाय से भी नहीं आती है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। खाने के साथ सलाद ना हो, ऐसी चाय के साथ सिगरेट ना हो, तो वो माहौल नहीं बन पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग चाय पे चर्चा भी करते थे। तो पहले मुझे चाय अच्छी नहीं लगती थी, मैं नहीं पीती थी, मैंने बचपन से कभी चाय नहीं पी। लेकिन जब मुझे भी नींद आने लगी थी तो मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे, चाय या सिगरेट। आई ऑब्वियसली चोज चाय। तो ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छी चीज़ें प्रेफर करनी है या बुरी। लेकिन कभी कभी दोस्त बोलते हैं एक बार टेस्ट तो नहीं, तो आपने कभी? नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। मेरे से भी कई लोग बोलते हैं। अच्छी परवरिश है आपकी तो आप अच्छी चीज़ों को ही प्रेफर करेंगे। इस जर्नी के दौरान आपको कुछ ऐसी चीज़ समझ आई हो कि जो आपके व्यक्तिगत टिप्स हों स्टूडेंट्स के लिए, जो बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही टिप देना चाहूँगी। जब भी वो सोने जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो सोने जाते हैं, तो अपने आप से केवल 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल ये है कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरा सवाल ये है कि आज आपने ऐसा क्या किया जिसे करने के बाद आपको खुद पर गर्व है। यदि इन दोनों सवालों के आपने सेटिस्फाइड जवाब दे दिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के जवाब दे दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स MPPSC की तैयारी करने आ रहे हैं, जिन्हें सोचा है, उनके लिए आपका क्या कहना है? उनके लिए मुझे एक लाइन याद आती है जी। रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। तो ये जो अभी बच्चे नए आ रहे हैं, ये पत्थर हैं, अभी इन्हें पिसने की ज़रूरत है, इन्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। संघर्ष करने के बाद ही हीरा चमकने लगता है। तो बस आप संघर्ष करिए, पेशेंस रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आपका बच्चा कहाँ इंदौर पढ़ रहा है, लेकिन जब 1, 2 साल 3 साल जब बीत जाते हैं, वो होता है ना रिश्तेदार पूछते बेटा अभी कहीं हुआ नहीं, क्या कर रहे हैं, मतलब घर वालों पे प्रेशर हो, घर वालों का अपने पास भी प्रेशर। तो आपके पास कोई ऐसे रिलेटिव का जो प्रेशर रहा हो, लोग पूछते हों, कभी अपने आप को ऐसा टॉर्चर महसूस किया हो यार कि मतलब, या फिर सामने वाले के पास जाने से ऐसा लगा यार क्या जाओ, वही पूछेंगे घिसा-पिटा सवाल? उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जिन पेड़ों पर फल लगते हैं, लोग पत्थर भी उन्हीं पर मारते हैं। तो रिश्तेदारों का काम है बोलना। आप कई रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो आपको सही सीख भी देते हैं, कुछ गलत भी कहते हैं, आपको सिर्फ उन्हें इग्नोर करना है। बस आप इग्नोर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी टाइम दिया, आपने काफ़ी चीज़ें शेयर की जो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी काम आएगी। और हो सकता है हम बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर भी आएंगे, जिसमें बाकायदा पूरा टू द पॉइंट आंसर राइटिंग, कैसे तैयारी करना है और कौन कौन सी चीज़ें जो जिस पे गलतियां नहीं करना है हमको, तो बाकायदा हम डिजिटल बोर्ड पर उस क्लास को लेकर आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर शेयर करें, हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न छूट रहे हो तो आपके प्रश्न को जरूर ऐड किया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।